नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो एमएड एंट्रेंस के सीरीज़ में और एमएड एजुकेशन के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपान के बारे में। तो आज के सिद्धांत का नाम है रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपान की। यह रॉबर्ट गैने का अधिगम सिद्धांत या रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपान की, इसे ऐसे याद करें, रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपान की, इस तरह नाम याद करें। क्या नाम याद करें? रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपान की, मतलब रॉबर्ट गैने ने अधिगम सोपान की का सिद्धांत दिया, एक सोपान बताया इन्होंने। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे रॉबर्ट गैने। 1965 में इन्होंने दिया सिद्धांत, और इन्होंने जिस पुस्तक में इस सिद्धांत की व्याख्या की उस पुस्तक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। पुस्तक का नाम भी याद करें। और जिसमें इन्होंने 8 प्रकार के बताए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? रॉबर्ट गैने किताब का नाम कितने बताए? 8 बताए। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। 8 हैं, तो यही इन्होंने 8 सोपान बताए। तो यदि आप नीचे से ऊपर चलते जाएंगे तो ऊपर वाला सर्वोत्तम है, ऊपर वाला सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है, और नीचे वाला अधिगम निम्न स्तर का अधिगम है। ठीक, ये याद रखना है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो पहला है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, संकेत। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया लर्निंग। तीसरा है श्रृंखला लर्निंग। चौथा है शाब्दिक सहचारी। पांचवा है विभेदन अधिगम। छठवा है संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट। सातवां है नियम, रूल लर्निंग। आठवां है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहला बात करेंगे। यहाँ से पहले कुछ मुख्य क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला है, यहाँ पे देखिए, संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, यह आईपी पालाव यानी पालाव से मिलता है, सिद्धांत का उदाहरण है। तो डायरेक्ट पूछता है संकेत अधिगम किससे मिलता है? आईपी पालाव के अधिगम से। या पालाव का अधिगम किससे मिलता है? संकेत अधिगम से मिलता है। एक क्वेश्चन हो गया। जैसे उदाहरण के, अध्यापक को देखकर बच्चों का चुप हो जाना। अध्यापक को देखकर बच्चे का चुप हो जाना। क्लास में जैसे अध्यापक आता है, बच्चा अध्यापक को देखता है, उसके बाद चुप हो जाते हैं, सब चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अध्यापक देखते हैं चुप हो जाते हैं। इसका उदाहरण तो नहीं पूछा जाता, जो मैंने पहले बताया वही पूछा जाता है बस। तो पालाव को ही यस टाइप का लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए यस टाइप यानी सिग्नल, यस टाइप स्टिमुलस। ठीक। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, इसे थर्नडाइक ने दिया, थर्नडाइक ने नहीं दिया, यह थर्नडाइक से मिलता है। यह सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया थर्नडाइक से मिलता है, इसे ही एसआर लर्निंग भी कहते हैं। इसका अन्य नाम एसआर लर्निंग भी है। तो डायरेक्ट पूछता है उद्दीपक अनुक्रिया क्या किससे मिलती है? एसआर से मिलती है। या एसआर किससे मिलती है? उद्दीपक अनुक्रिया से मिलती है। यही नाम से ही उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पांस कहते हैं। इसे थर्नडाइक ने दिया। और तीसरा है श्रृंखला, चेनिंग, इसे स्किनर ने दिया, या इसे आर लर्निंग कहेंगे या आर एस, स्टिमुलस रिस्पांस। तो जो यहाँ से पूछता है, पूछेगा श्रृंखला लर्निंग किस सिद्धांत से मिलता है? आर एस सिद्धांत से या आर से। या स्किनर का सिद्धांत इसमें निम्न से किससे मिलता है? तो श्रृंखला अधिगम से मिलता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। आपको इनमें से नाम याद रखना है, जो नाम को पूरा याद रखना है। नाम क्रम में पूछ लेता है,
और ये पहला वाला और अंतिम वाला जरूर याद रखना है। पूछ लेता है निम्न स्तर का अधिगम कौन सा है, संकेत या पहला कौन सा है, संकेत, और सर्वश्रेष्ठ अधिगम या उच्च स्तर का समस्या समाधान। तो इसे और कैसे याद करेंगे, तो संकेत, पहला बच्चा जो है संकेत से सीखता है, संकेत से, संकेत से सीख सकता है। दूसरा सीखने की तरीका है उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा, ठीक, और उद्दीपक अनुक्रिया सीखेगा। तीसरा है श्रृंखला, एक श्रृंखला, उसके सीखने में एक श्रृंखला बनेगी, चैनिंग बनेगी। शाब्दिक साहचर्य, उसके शब्दों में, वाक्यों में एक साहचर्य संबंध स्थापित होगा। वो विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेटिंग, अंतर कर सकेगा। संप्रत्यय, वो खुद का अपना कॉन्सेप्ट निर्माण कर सकेगा, संप्रत्यय अपना विचार बना सकेगा। जब कोई भी व्यक्ति या बालक अपना खुद का विचार बनाता है किसी भी विषय वस्तु के प्रति, तो वह और अधिक स्थायी हो जाता है। यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसे अपने से समझें, उस तथ्य को अपने शब्दों में, अपने समझ से उसे जाने, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप खुद उसका एक कॉन्सेप्ट बनाइए, संप्रत्यय बनाइए, उसके बाद नियम बनाना, उसके बाद आप खुद नियम बनाए थे, और नियम बनाने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, या उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया का होना। जैसे थर्नडाइक ने दिया, या थर्नडाइक से मिलता है, दिया नहीं, थर्नडाइक से मिलता है। उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया होना, अनुक्रिया तभी हो जब उद्दीपक होगा। इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं, व्यवहारवादी जितने सिद्धांत हैं वो सब आते हैं। तीसरा है चेनिंग, श्रृंखला, चेन लर्निंग, क्रमिक रूप से सीखना, एक सीक्वेंस में सीखते हैं, एक चेन बन जाती है सीखते सीखते। स्किनर ने व्याख्या की, उद्दीपक अनुक्रिया को एक क्रम में उपस्थित किया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया एक क्रम में देते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, जिससे बच्चा सीख जाता है। यह दो प्रकार की होती है, शाब्दिक श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला अभिक्रमित अन्वेषण, प्रोग्राम लर्निंग, शब्द के माध्यम से, शब्द यानी शब्द रहेंगे उसमें, वर्ड रहेंगे, जैसे राम, श्याम, आम, इस प्रकार के वर्ड रहेंगे। वाक्य उसके बाद वर्ड से वाक्य बने रहेंगे, वही शब्द है, शब्द से ही तो वाक्य बना है। दूसरा है अशाब्दिक अधिगम, चित्रों के माध्यम से, इसमें चित्र रहेंगे, चित्र के माध्यम से बच्चा सीखता है, चित्र देख के सीखेगा। तो अभी तो अन्वेषण से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से काफ़ी अधिगम, तो ये पूरा लेसन ही बीएड में पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को। अन्वेषण एक पूरा लेसन ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता स्किनर, स्किनर किसके जन्मदाता थे? अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता थे। अब बात करते हैं चौथे की शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, कविता, पाठ, गीत के माध्यम से सीखना। बचपन में आप लोग कविता पढ़ाया जाता था, पाठ पढ़ाया जाता है, गीत पढ़ाया जाता है, उससे आप सीखते थे, ठीक। तो ये हुआ। अब नोट में देखिए क्या है। डेविड आशुबेल ने अर्थ ग्रहण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम पर बल दिया। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डेविड आशुबेल ने कौन सा अधिगम दिया, अर्थपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम। एक और भी इन्होंने दिया है, जैसे 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 3 दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा, या 3 नहीं रहेंगे, एक रहेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। तो डेविड आशुबेल, ये दोनों याद रखिएगा।
और भी डेविड ऑसुवेल में और भी बताया है, तो भी किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। तो डेविड ऑसुवेल वाला तो जौनपुर यूनिवर्सिटी के एमएड इंट्रेंस में आया हुआ था। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। विशेष सीखने सिखाने की विधियाँ। तो क्रमिक अनुक्रमिक सीखना एबिंगहास ने दिया, ये एक याद रखिएगा, बाकी नीचे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा क्या लिखा है, मुक्त पुनः स्मरण विधि, शब्दों को दिखाने के बाद पुनः बोलना। अनुबोधन तथा पूर्वानुमान विधि, अर्थहीन व सार्थक शब्दों को सीखना। चौथा युग्मित साचर विधि, युग्मित शब्दों को जोड़े होते हैं। प्रत्याभिज्ञान विधि, पहले देखे गए शब्दों का प्रत्याभिज्ञान करना होता है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। पांचवा है बहुविधेयन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करके उसके अनुसार अनुक्रिया करना। ब व में अंतर करना, रंगों में अंतर, जैसे ब व में क्या अंतर है, स्वयं बच्चों को नहीं पता चलता है, धीरे धीरे वह अंतर करना सीख जाता है। ऐसे रंगों में अंतर, जैसे पीला और धानी कलर में अंतर नहीं कर पाता, वो करता है, धीरे कर लेता है। नीला व आसमानी रंग में अंतर नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे अंतर कर लेता है, फिर अंतर करके वो सीख जाता है। ये अंतर करना भी एक सीखने की क्रिया है। अब है छठवा, प्रत्यानयन अधिगम या अवधारणा अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कैंडलर ने व्याख्या की, किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना हो, जैसे रंग के आधार पर लाल काला सफ़ेद की व्याख्या करना। तो ये भी आपके लिए इसकी व्याख्या जरूरी नहीं है। सातवां है सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाती है, जैसे न्यूटन का उत्कर्षण नियम, थार्डाई के नियम आदि। सिद्धांत को सीखना व प्रयोग करना, और सिद्धांत को सीखना उसके प्रयोग करना, इससे भी छात्र सीखता है। कोई भी सिद्धांत हो, न्यूटन का नियम हो, इसको आप पहले सीखे, उसके बाद इसका प्रयोग किया। बाल ऊपर फेंकी, बाल फिर नीचे चली जाएगी। रॉकेट बनाया न्यूटन के थर्ड लॉ पे, पहले इसको आपने सीखा, पढ़ा, उसका इसका उपयोग किया। इसके बाद आठवां है समस्या समाधान नियम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सर्वोत्तम प्रकार। कौन सा है सर्वोत्तम प्रकार, तो यही पूछा जाता है। तो गहने में अपने अधिगम सोपानकी में सर्वोत्तम अधिगम किसे बताया, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सर्वोत्तम इन्होंने बताया। सर्वोत्तम, इसे व्यक्तिगत अधिगम का प्रकार भी कहा जाता है, श्रेष्ठ अधिगम भी कहा जाता है। श्रेष्ठ या सर्वोत्तम, श्रेष्ठ या सर्वोत्तम याद रखिएगा। जैसे रेखा गणित में किसी प्रमेय को हल करना, आपने रेखा गणित किया, पढ़ा, उसके बाद किसी प्रमेय को आपने हल कर लिया, समस्या का समाधान हो गया। ठीक, तो ये वैसे ये सब अंदर की बातें नहीं याद रखनी, केवल आपको ऊपर केवल नाम ही नाम याद रखना है बस। अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं, कोर्ट-लेविन क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी, तलरूप सिद्धांत या प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी, थ्री फेज थ्योरी। नाम कितने सारे हैं, यहाँ से केवल नाम ही आपको याद रखना है बस। केवल नाम ही पूछा जाता है कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया या फील्ड थ्योरी किसने दिया, कोर्ट-लेविन ने किसने दिया क्षेत्र सिद्धांत। तलरूप सिद्धांत, तल यानी सरफेस, किसी का तल होगा उसी की फील्ड कहते हैं, फील्ड यानी क्षेत्र, फेत यानी जमीन, जमीन है तो तल है, ऐसे याद करेंगे आप।
कैसे याद करेंगे? फील्ड यानी जमीन, जमीन है, जमीन में तल है, तल रूप का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी। टोपोलॉजिकल थ्योरी को ही अंग्रेजी हिंदी में तल रूप सिद्धांत कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है, तल रूप सिद्धांत का इंग्लिश नाम है टोपोलॉजिकल। कोट लेविन ये जर्मनी थे, ये गेस्टाल्टवाद में आते हैं। कोट लेविन, मैक्स वर्दीमन, कोहलर और कोफका, 4 लोग हैं जो गेस्टाल्टवाद में आते हैं। तो यहाँ पे कोट लेविन ने दिया है, जर्मनी के 1917 में दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता के प्रतिपादक, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता के प्रतिपादक। ये तो ये सब नहीं पूछा जाता। कथन, इन्होंने क्या किया? कथन क्या कहा? कथन, व्यवहार व्यक्ति का वातावरण का उत्पाद है। व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। ठीक। कोट लेविन ने जीवन क्षेत्र, लाइफ स्पेस के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किया। किसके आधार पर? जीवन क्षेत्र, लाइफ स्पेस। ये याद रखिएगा, जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस ये आता है। ठीक। इसमें पहली बात क्या है? पालक अपने उद्देश्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरा, जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना है। वेक्टर्स, लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति। चौथा, प्रत्यक्षीकरण पर बल, प्रत्यक्षीकरण पर ये भी बल देते हैं। और गेस्टाल्टवाद भी प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं। परसेप्शन गेस्टाल्टवाद के हैं भी, तो इसे याद करेंगे। कोट लेविन गेस्टाल्टवादी हैं, प्रत्यक्षीकरण पर बल देंगे ही। तो कोट लेविन ने, यहाँ से देखिए, कोट लेविन ने मानव व्यवहार और प्रेरणा वातावरण के संबंध पर बल दिया। मानव व्यवहार और प्रेरणा और वातावरण, इस पर बल दिया। यहाँ से बिहेवियर बी बराबर पी पर्सनालिटी इंटू, पर्सनालिटी नहीं होगा, पर्सन, पर्सन ई यानी इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक। बी यानी बिहेवियर यानी व्यवहार, पी पर्सन यानी व्यक्ति, ई इन्वायरमेंट यानी वातावरण। ये बराबर है एफ के यानी परिणाम। कोट लेविन ने 3 तत्व बताए, भर्सना, लक्ष्य, अवरोध यानी बैरियर। इस सिद्धांत को टोपोलॉजिकल वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। टोपोलॉजिकल याद रखिएगा, वेक्टर। तो टोपोलॉजी एमएससी, अगर कोई एमएससी मैथ से करेगा तो वहाँ पे टोपोलॉजी एक पेपर ही होता है। तो वहाँ भी टोपोलॉजी की व्याख्या होती है, टोपोलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना है, व्यवहार और प्रेरणा वातावरण के संबंध पर बल देता है, और टोपोलॉजिकल सिद्धांत याद रखना है। तो इस सिद्धांत के 1917 में आया। महत्वपूर्ण शब्द उदाहरण, जीवन दायरा। इस महत्व शब्दों को याद रखना है, शब्द ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। वातावरण की वे विशिष्टताएं जिनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। दूसरा है वेक्टर्स, वेक्टर्स यानी सदिश। मनोविज्ञान, बल जो निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रयोग करता है। आकर्षण और विकर्षण शक्ति, जो कर्षण शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक होती है। जीवन लक्ष्य की ओर आकर्षित करने वाले सकारात्मक और दूर ले जाने वाली नकारात्मक होती है। सदिश क्या होता है? व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाए। निश्चित दिशा प्रदान की, सदिश निश्चित दिशा, ये इसी दिशा में जाना है आपको, निश्चित दिशा है, इसीलिए इसे वेक्टर कहते हैं, सदिश। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी तल रूप सिद्धांत।
गणित से ग्रहण किया गया। जैसे मैंने अभी बताया, यदि आप एमएससी करेंगे तो उसमें टोपोलॉजी पढ़ाया जाता है, गणित से किया ग्रहण किया गया, जिसका प्रयोग व्यक्ति के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न परिवर्तन, उतार चढ़ाव आदि लेविन ने विशेष में क्या है, लेविन ने अधिगम के सापेक्ष प्रक्रिया कहा। अधिगम की भविष्यवाणी सामान्यकृत न होकर व्यक्तियों में सदैव होती है। अधिगमकर्ता को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मानना, अधिगमकर्ता के नियोजन, संगठन, व्यवस्थीकरण, समूह गति शाखा को महत्वपूर्ण देना। अवप्रेरणा, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान जीवन दायरे का महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से आप लोग के मुख्य बातें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, वेक्टर, सदिश, टोपोलॉजी, ये तीन पॉइंट याद रख लेना है बस। अब हम यहाँ एक अगले सिद्धांत की बात करते हैं, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग। तो हिंदी वाला ना भी याद हो तो मत याद रखिए, इंग्लिश वाला याद रखिए। साइन लर्निंग, टालमैन, एडवर्ड टालमैन। पहले कोट लेविन के बारे में पढ़ा, टोपोलॉजी ये टालमैन है, ठीक। केवल नाम ही याद रखना है, नाम ही पूछा जाता है बस। उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं अन्य नाम, उद्देश्यपूर्ण अधिगम। संकेत, संकेतन सिद्धांत, ये नहीं पूछा जाता। प्रत्याशात्मक सिद्धांत, ठीक। एक्सपेक्टेंसी सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत, अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा। प्रतीक अधिगम, वही साइन लर्निंग यानी प्रतीक, चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग। इसे प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड टालमैन है। ये अमेरिका के थे, प्रयोजन मूल्य संप्रदाय संबंधित। इनका संप्रदाय कौन था? प्रयोजन मूल्य संप्रदाय। पुस्तक कौन सी थी? परपर्सिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन्स। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, जानवर और मनुष्य और जानवर में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। प्रयोग इन्हें चूहे पे किया, ठीक। 1932 में टी मैज बोलिए प्रयोग, किस पे? टी मैज, ये याद रखिएगा, टी मैज पे, चूहे पे, ठीक। किताब तो नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक। और संभावना का सिद्धांत तो याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, संभावना को टाला नहीं जा सकता, टाला यानी टालमैन ने दिया। संभावना जो है, संभावना का सिद्धांत टाला नहीं जा सकता, संभावना को टाला नहीं जा सकता। कोई भी संभावना है, क्या उसे आप टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। तो इसे याद कर लेंगे, संभावना को टाला नहीं जा सकता यानी संभावना का सिद्धांत टालमैन दिया। संभावना है तो चिन्ह साइन तो बनेगा ही, प्रतीक बनेगा ही, चिन्ह साइन प्रतीक तो बनेगा ही। ऐसे याद करेंगे इसे। यहाँ से कुछ मुख्य बातें आती हैं। नवीन रूप जो है, नवीन रूप में आपको कैथेक्स याद रखना है, समतुल्य विश्वास याद रखना है, जैसे आज तक पूछा नहीं गया है। अगला तीसरा है क्षेत्र प्रत्याशा, फिर एक्सपेक्टेंसीज। इससे तात्पर्य उन चिन्ह स्वरूप प्रत्याशाओं से है जिनसे व्यक्ति छोटे रास्तों का प्रयोग करता है। चौथा है क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, फील्ड कॉग्निशन मोड्स। क्षेत्र ज्ञान विधियाँ अधिगम में प्रयोग की जाने वाली जटिल मानसिक विधियाँ हैं। ये प्रत्याशात्मक, परसेप्चुअल, स्मृत्यात्मक, मेमोरियल तथा निष्कर्षात्मक इन्फेरेंशियल प्रक्रियाओं पर आधारित क्षेत्र प्रत्याशाएं प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। भी कुछ नहीं पूछा था। चालक विभेदात्मक, ड्राइव डिस्क्रिमिनेटिंग। चालक विभेदात्मक एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्राणी विभिन्न चालकों ड्राइव में भेद करना सीखता है। कहीं भी विभेदात्मक हो जाए, डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाए, मतलब वो भेद कर रहा है किसी दो या दो से अधिक चीज़ों में। छठवां है गामक प्रतिगमन, मोटर पैटर्निज्म। इसका संबंध प्रस्तुत स्थिति किसी विशेष गामक प्रतिमान को प्राप्ति के साथ है। टालमैन का विश्वास है कि इस प्रकार की प्राप्ति सरल अनुबंधन, सिंपल पर आधारित हो। ऐसा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। हेडिंग याद रखना हो तो रखिए, वरना मत रखिए। अगला देखिए आप लोग, ये
अगला सिद्धांत है अधिगम का सूचना प्रकरण सिद्धांत। यह किसने दिया? एटकिंसन था सिफरिन। बस इतना ही याद रखना है। अधिगम का सूचना प्रकरण प्रक्रियाकरण या प्रक्रमण सिद्धांत एटकिंसन व सिफरिन 1968। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक मेन मुख्य तथ्य देखिए आप लोग, यह है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान। संज्ञानवादी विचारधारा में कौन कौन से विद्वान आते हैं? तो संज्ञानवादी विचारधारा में आप क्या आएंगे? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये तो आपको रटा हुआ होगा, नहीं रटा हुआ तो ऐसे ही याद कर लीजिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इतना पता चल गया जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक। जीन पियाजे ने एक नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था। ठीक। मतलब जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिए, संज्ञानात्मक और नैतिक वाला 2। तो जीन पियाजे के एक हो गए संज्ञानात्मक, कोहलर भी हो गए संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलर भी हैं। ठीक। विचारधारा संज्ञानवादी है। गेस्टाल्टवाद भी है, कोहलर गेस्टाल्टवाद भी है, कोफका भी गेस्टाल्टवाद आ गया, वार्डीमर भी गेस्टाल्टवाद आ गया, कुर्टलेविन भी गेस्टाल्टवाद आ गए। यहाँ ये चारों एक साथ ही आ गए हैं, हर जगह ये चारों एक साथ आएंगे। ठीक। तो 4 तो ऐसे ही याद है, चारों जितने गेस्टाल्टवादी हैं संज्ञानवादी में आ गए। गेस्टाल्टवादी यानी संज्ञानवादी हैं। रॉबर्ट ज्ञानी आ गए, फिर संज्ञानवादी टालमैन संज्ञानवादी आ गए। मतलब संज्ञानवादी में 7 आपके मनोवैज्ञानिक हैं, समर्थक हैं। इन 7 का नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट पूछे कौन संज्ञानवादी है या संज्ञानवादी कौन सी विचारधारा के विद्वान इसमें आते हैं, तो डायरेक्ट नाम नहीं पूछेगा। ठीक। तो आज के लिए फिर इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देख के मत निकल लिया करिए। आपका लाइक ही मेरा पुनर्बलन है, रिइंफोर्समेंट है, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक पे पता चलता रहता है कौन कितना वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन लाइक करता है, कौन नहीं करता है, ये सब पता चल जाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।